और अगर आंकड़ा कुछ और होता आगे तो ईवीएम को गलत मानेंगे। मैं 1 घंटे के बाद राजेश जी, 1 घंटे के बाद ईवीएम के दोषारोपण 1 घंटे के बाद आएगा, अभी नहीं। मैं वही क्योंकि अब सारी चर्चा उधर ही होनी है। मैं बता लगता कि ईवीएम पर दोषारोपण होने की जरूरत विनीता जी, मैं एक मुकम्मल जवाब मैं इस पर एक मुकम्मल जवाब देता हूँ, वो जरा थोड़ा सा मुझे टाइम दे। जनाब, मैं आपकी बात की बहुत वाज़ेह कर देता हूँ। आप ये कहें कि मैं ईवीएम को या मशीन को जिसमें डिजिटल फीडिंग हो सकती हो उसको कहूँ कि ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता, तो ये झूठ है, ये झूठ होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप डिजिटली किसी सॉफ्टवेयर को किसी जगह पे अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे आप सिंबल अपलोड करते हैं और फिर उनको सफल कर देते हैं और फिर अपलोड करते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है कि फला तारीख को ये खोलना, फला तारीख को वो खोलना, आज ये दिखाना, ये भी प्रोग्राम हो सकता है। ईवीएम कोई जो है सटीक सोर्स नहीं है। हमने ये कहा कि इस चुनाव के लिए अगर मशीन भी चाहती है, अगर सिस्टम चाहता है कि इससे ईमानदारी से चुनाव हो तो ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा, और सिस्टम नहीं चाहता कि चुनाव ईमानदारी से हो तो नहीं होगा। ये आप कहें कि मैं ईवीएम को अप्रूव कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने पिछले 1 महीने में 17C और पाकिस्तान के चुनाव को एनालाइज करने के बाद जो उन्होंने अपने यहाँ गेम किया, मैंने उससे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद भारत में 17C को बहुत बड़ा इशू बना दिया, और इसीलिए बनाया क्योंकि ये एक अगर मिसमैचिंग, अगर तुमने प्री प्लानिंग की है तो वो पहले से की है, और अगर 17C पर कुछ लिखा जा रहा है तो उसके डाटे में और उस दिन जो खुलेगा उस डाटे में कोई डिफरेंस आने वाला है। अगर वो डिफरेंस आ गया तो फिर आप चुनौती दे सकते हैं कि डाटा मैनिपुलेट किया गया है। मैंने 17C की जंग इस देश में लड़ी ही इसलिए है कि मैं ईवीएम पे ना भरोसा करता हूं, ना करूंगा कभी जीवन पर। गलतफहमी में मत रहिएगा। आपने कहा कि आपने पाकिस्तान के जो चुनाव वहां पे होते, तो हमारे देश का तो बेहतर सिस्टम होगा मुझे लगता है वहां पाकिस्तान से। क्या आपने उसमें देखा? आपको एक बात बताता हूं कि वहां पर 2 सिस्टम होते हैं। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा था, पाकिस्तान तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो फौज के लिए बनाकर दिया गया है। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा कोई नेशन नहीं है। वहां पिछले 70 साल में कभी डेमोक्रेसी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। वो एक फौज थी जिसे अलग करना था। इस पर मेरे बहुत से अलग प्रोग्राम है और मेरी स्टडी भी है, और वो अलग बात है कि लोग मुझे नहीं सुनना चाहते, मगर एक याल्टा कॉन्फ्रेंस को आप पढ़िएगा जाके, और उसके बाद आपको जो है बहुत चीजें समझ में आएगी। इसी चैनल पे विनीता जी के एक मेरा प्रोग्राम पड़ा है युद्ध के बाद की दुनिया, और मैंने उसमें समझाया कि पाकिस्तान असल में है क्या। पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसको एक लोकेशन थी जिसकी वजह से बनाया गया गिलगिट बाल्टिस्तान में। जो यूएसएसआर उस वक्त का था, वो परमाणु जो सिस्टम था उनको डिटेक्ट करना था। 45 में इन्होंने परमाणु अटैक किया था, और 49 में परमाणु परीक्षण करना था यूएसएसआर को, जिसकी वजह से एक मिलिट्री भारत की तोड़ के उन्होंने पाकिस्तान में रखी थी अलग जगह पे, जिसके लिए पाकिस्तान नाम का एक देश बनाया गया। पहला देश है दुनिया का जो मिलिट्री के लिए बना के दिया गया, वरना दुनिया में मिलिट्री देश के लिए बनाई जाती है। मैं इस नेशन को एक फेक नेशन मानता हूं, और इस देश की जनता अब समझ चुकी है कि वो एक फेक नेशन में फंसी हुई है। फार्म 45 और फार्म 17C, हमारे यहाँ भी 60 जो 17C है, उसके अलावा एक रजिस्टर होता है जिसके डाटे को उसी तरह मैच किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किया क्या। जनता ने, पीठासीन अधिकारी ने फार्म 45 पर साइन करके दे दिए, जो इमरान खान की पार्टी जीत रही थी। मगर जब वो अधिकारियों के पास गए, उन्होंने भी एक कंप्यूटर जो है डाटा बनाया था अपने चुनाव में, इस पे हम अपलोड करेंगे, और ठीक इसी तरह जिस तरह यहाँ 11 दिन बाद अपलोड हुआ, उन्होंने 20 दिन तक पूरा डाटा ही अपलोड नहीं किया, और फार्म 47 पे अपनी मर्जी से एक एक कैंडिडेट को जिताकर फार्म 47 साइन कर दिया। मैंने ये पूरा केस स्टडी किया, और फिर मैं सोचा कि मेरे देश के अंदर जो चुनाव सिस्टम है, इसमें हम क्या ढूंढ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। इसलिए मैंने 17C के मुद्दे को इस देश में इतना बड़ा किया। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई मतलब नहीं, वो हमारा काम है एज ए जर्नलिस्ट एनालाइज करना, और कुछ गलत हो रहा है दुनिया में उसको सामने लाना या रोकने की कोशिश करना। सवाल ये उठता है कि एनडीए जीते, इंडिया जीते, मगर जो नैरेटिव खड़ा गया और जो एक नैतिकता छोड़ के मैनिपुलेशन की गई, ये गलत। बहुत शानदार सर। आज जो है ना वाहिद भाई, मतलब खुशी इसलिए लग रही है मुझे ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ, एक पत्रकार हूँ, मुझे सिर्फ जानकारी देनी चाहिए। लेकिन एक पत्रकार की खुशी तभी होती है, वो निष्पक्ष होता है और उसको विपक्ष मजबूत दिखता है तब। क्योंकि जो 400 पार आंकड़े जब मैं सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये एक छत्र राज जैसा, ये लोकतंत्र जैसा नहीं है।
ऐसी तस्वीर थी। चंदन, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मुझे, क्योंकि आप मेरी बात से सहमत होंगे यहाँ पे, क्योंकि जब ये बात विनीता जी, ये जो आपने कही है बात खुशी ना खुशी की, हमारी लड़ाई क्या थी पिछले 1 महीने से, ये थी कि हमने पहले ही कहा था कि आप प्रेडिक्शन करेंगे कि बहुत सारा डाटा आने वाला है, आप उसको बता देंगे कि जीत रहा है, उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि जो विपक्षी पार्टियों में इंडिया का गठबंधन है इस बीच में ये बड़ा कैनवास दिखाकर उनसे बार्गेनिंग करके अपने साथ तोड़ा जा सके, और जो नीतीश कुमार और टीडीपी जैसे लोग हैं जो टूट के वापस इंडिया में जा सकते हैं उनको किसी तरह रोका जा सके, और एक मशीनरी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना। वाहिद भाई, एक बड़ा सवाल, अभी तो बहुमत में दिख रही है एनडीए, अभी तो दिख रही है, और 2 इनके अलायंस भी हैं। आपके अगर पास अलायंस की और जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे? देखिए, एनडीए के पास मात्र 2-3 घटक मान लीजिए जो मजबूत हैं, जिसमें एक नवीन पटनायक है, जो और दूसरा टीडीपी चंद्रबाबू नायडू है, और नीतीश कुमार। अगर ये तीनों की तीनों अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मोदी जी और अमित शाह की सरकार में शामिल होने के बजाय इंडिया गठबंधन में शामिल होना पसंद करेंगे, क्योंकि ये पिछले इलेक्शन की और पिछले 10 साल की डिक्टेटरशिप को देख चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बदल के लाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी राजीव जी, अगर है तो सुनिए मेरी बात को। आप बिहार में जरूर अच्छा कर रही है, बिहार में बहुत बढ़िया इस वक्त एनडीए कर रहा है 35 सीटों पर, 40 सीटें बिहार में और देश में 400 सीटें। मैं अभी फिर से जिम्मेवारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। आप पूरा बिहार ले जाएंगे? बिल्कुल पूरा बिहार ले जाएंगे। एक ही तो मेरा छूटा था, उसको भी इस बार ले लेंगे। तो मत कहिए और विनीता जी माफी चाहूंगा, जिस तरह रैलियां की है, जो तस्वीर वहां दिखी है, अगर वो 0 पे आगे बढ़े कुछ तो नहीं, उनको फायदा हुआ है। देखिए, तेजस्वी के लिए बिहार में सिर्फ पाने को है और आपके पास खोने को है, ये तो जान लीजिए। ना मैं खोऊंगा ना उनको कुछ पाने को मिलेगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। राज्य की जनता ने दिल, यूपी में भी हमारी अच्छी सीटें रहेंगी, पहले से बेहतर सीटें रहेंगी। अब कितनी वो तो अभी 4 बजे शाम को ना, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं रहूं। 80 और 40 की तो गारंटी है बिहार और यूपी की। बाकी जगहों से जो 120 के बाद जो बचे 280 वो पूरे देश से हम लोग ले लेंगे। लेकिन तो अभी जो ट्रेंड है उसके अनुसार टक्कर बहुत कड़ी है यूपी में। कोई बात नहीं है सर, 1 घंटे के बाद फिर हम लोग मैं फिर शामिल होऊंगा थोड़ी देर के लिए। मैं माफी चाहूंगा विनीता जी से, और फिर 1 घंटे के बाद मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। तो उस समय के आगे देखिए आज उत्तर प्रदेश जो है ना, वो शो स्टॉपर मुझे सबसे ज्यादा चिंता वाहिद साहब की दावत की हो रही है। हाँ पक्का। सबसे ज्यादा चिंता मुझे वाहिद साहब की दावत की हो रही है। मेरी कोई चिंता ना करें। मैंने कहा कि जो एक प्रेडिक्शन थी वो नहीं आ रही है। थोड़ी देर के लिए मैं इजाजत ले रहा हूँ विनीता जी, थोड़ी देर के लिए मैं फिर आता हूँ। राजीव जी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड आ रहा है। हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता आगे हैं, ओवैसी जी मतलब वहाँ पे पीछे जा रहे हैं, तो उस पे तो आप बहुत अच्छा सर 400 पार में एक सीट वो भी है हमारी। हैदराबाद भी 400 पार के अंदर ही है। अमेठी से स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे है। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत। अभी आई है स्मृति ईरानी, तो पहले से कूटा गाड़े हुए थी वहाँ पर। अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आप आइएगा वापस राजीव जी, बिल्कुल 1 घंटे में जी आऊंगा, बहुत दिलचस्प चल रहा है। मतलब बहुत खुशी इसलिए है देखकर कि टक्कर की फाइट है। जैसे एक आईपीएल मैच में देखते हैं ना, आखिरी गेंद तक दिलचस्प मैच है। ठीक है, जीतेगा तो कोई है, ये तो मालूम है, लेकिन आखिरी गेंद तक की एक इंटरेस्ट बना हुआ है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है चंदन कि कोई मूवी हो या कोई टीवी सीरियल हो, सबको मात दे रही है राजनीति आज की तारीख में, इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन अब जो है ना आंकड़े एकदम स्टेबल होते जा रहे हैं, जो जिस तरह से पहले उतार चढ़ाव हो रहा था ना, अब वो उस तरह का उतार चढ़ाव नहीं। अब लगता है कि ये इसी रास्ते पर रहेगा, कुछ ही इधर उधर होगा। तो जिस तरह से मतलब अब बढ़ रहे, जिस तरह से 222, चंदन आपने तो इतने जमाने तक जब आंकड़े आते थे
और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं चैनल में, जहां पर आंकड़े का खेल आपके पास आता था, फिर आगे जाकर के वो चीजें देखी जाती थी। जैसे अभी न्यूज चैनल में आंकड़े आ रहे हैं और आप मानिए आप उसी न्यूज चैनल में किसी में बैठे हैं और आपके पास धड़ाधड़ आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति आप होंगे उसमें। मैं ये जानती हूँ कि जिस पोजीशन पर आप रहे, सबसे पहले आंकड़े आपके पास आकर गिरते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर एंकर तक जाते थे। तो इस वक्त की जो परिस्थिति है और जो चैनल्स को इंटरव्यू दिया मोदी जी ने इस बार, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। अंदाजा था उनको, लगता है आपको? अरे भाई देखिए, सरकार के पास सारा सिस्टम होता है, सरकार के पास उनके अपने मतलब बाकी तो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां वो खुद भी अपनी रिसर्च सर्वे कराती रहती हैं, लेकिन उनके पास अपना एक खुफिया विभाग होता है जो कि उनको ब्रीफिंग देता है, अपडेट करता है उनकी क्या स्थिति है। तो जाहिर सी बात है उनको अपना सब कुछ, उन्होंने भी अपनी जानकारी इकट्ठा की होगी, ऐसे तो वो चुनाव में उतरे नहीं होंगे। तो रही बात ये कि हमें जो चर्चा करना चाहिए यूपी पे करना चाहिए, क्योंकि यूपी से होके ही जो है सरकार किसी की बनती है बिगड़ती है। पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 दोनों में यूपी से बीजेपी को